So, hey everyone, in this video we are going to discuss about the directive principle of state policy. तो हम इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, हमें बहुत रिवाइज करना है इस कम टाइम में। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें डीपीएसपी, डीपीएसपी का क्या मतलब है? डीपीएसपी क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन और गाइडलाइंस। किसको? गाइडलाइंस टू द स्टेट, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टू द स्टेट। अगर हमने डीपीएसपी को, या स्टेट ने, हमने नहीं, स्टेट ने अगर इस डीपीएसपी को इंक्लूड किया तो ये क्या करता है? हेल्प करता है इन मेकिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है कि बेटर गवर्नेंस हो सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है। डीपीएसपी जो है एक मोरल ऑब्लिगेशन, कंपल्शन नहीं है, इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन। स्टेट के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन हो, कंपल्शन नहीं है, बट ये ड्यूटी बनती है स्टेट की कि इसको फॉलो करना ही करना है। अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के फीचर्स को, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम पहले देखें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी में इंक्लूड है। इसका सोर्स अगर हम देखें कहाँ से बोरो किया गया है, ये बोरो किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, बट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉपी किया हुआ है फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को कॉपी किया गया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉपी किया था, बट हमने जो बोरो किया वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया। ये सब कुछ लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं ये आपको समझा रही हूँ, ये मैं इन डिटेल तो समझा रही हूँ, बट आपको अगर देख समझना है तो इसको सुनने के बाद आप अगर एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। अगर नहीं पढ़ना, वो टाइम कंज्यूमिंग लग रही, तो आप इसको 3-4 बार देख सकते हैं वीडियो को, सब कुछ आपके बिल्कुल अंदर तक घुस जाएगा दिमाग। ठीक है। अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अगर हम इसके की फीचर्स देखें तो की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट इज नॉन जस्टिशिएबल। मीन्स इट्स नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि ये नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। अगर हम इसमें इसको समझाऊं, लाइक एक डीपीएसपी है जो प्रोहिबिट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो हम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारा डीपीएससी वायलेट हो रहा है, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सारी अंबानी और अडानी के पास था मोस्ट ऑफ द वेल्थ, तो इसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट ऐसा नहीं हम कर सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट्स की तरह है, ये जस्टिशिएबल नहीं है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, यही चीज है नॉन जस्टिशिएबल मतलब। इट इज इस फिर सेकेंड अगर हम देखें फीचर तो इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस की ड्यूटी है स्टेट की इसको अप्लाई करने ही करने डीपीएस को। अगर हम एक एक आर्टिकल देखेंगे 36 से 51 तक हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफिशियली क्लासिफिकेशन नहीं मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन नहीं मेंशन, बट हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको क्लासिफाई कर रखा है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। मैं पहले एक एक करके आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो वो ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल 36, 37, 38, 39 को डिस्कस करें तो अगर हम देखें आर्टिकल 36 क्या बताता है? आर्टिकल 36 बताता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जो कि हम पढ़ चुके हैं किसमें? आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स के। आर्टिकल 12 में वही सेम डेफिनेशन है, मैं इसको तो बिल्कुल पढ़ा नहीं। अब हम आते हैं आर्टिकल 37 पे। ये क्या बताता है? ये बताता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। इट इज नॉन जस्टिशिएबल, इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस, और ये ड्यूटी है स्टेट की कि इनको डीपीएसपी को इनकलकेट करना है जब हम जब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ठीक है। आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 ये है, ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। और आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज, मतलब इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना। ये हम बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, इससे एक एज मिलता है। ठीक है। तो वो चीज है कि अगर हमें याद है तो हम इसको आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं।
जिससे कि हमें एक एज मिलता है, एज प्रोवाइड होता है और हमारा आंसर जो है बहुत अच्छा बन के आता है। ठीक है, तो मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज को अंडर आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2। ये किससे ऐड किया गया? इट इज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के साथ ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये ऐड किया गया मतलब। आर्टिकल 39 देखें तो आर्टिकल 39 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 39 ए ये एफ तक डिवाइड। अगर हम बात करें आर्टिकल 39 ए, राइटिंग बहुत गंदी हो रही है। आर्टिकल 39 ए बात करता है एडिक्वेट लाइवलीहुड की, एडिक्वेट लाइवलीहुड की बात करता है। मैं उसमें पढ़ा देती हूँ। आर्टिकल 39 ए किसकी बात करता है? एडिक्वेट लाइवलीहुड की। आर्टिकल 39 बी किसकी बात करता है? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मीन्स हमें रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है मटेरियल रिसोर्सेज का, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर अ कॉमन गुड। सी से अगर हम बात कर रहे हैं तो सी से क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हमें प्रिवेंट करना है। सी से आर्टिकल 39 सी बात किसकी करता है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की। तो सी से सी हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 39 डी किसकी बात करता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। आर्टिकल 39 डी किसकी बात करता है? आप एक पेपर लेके बैठिए, उस पर सब कुछ लिखिए, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स है, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 39 डी किसकी बात करता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मैं इसीलिए नहीं लिख रही है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। बस इतनी इतनी सी लाइन लिख दूंगा, फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, आर्टिकल 39 ई किसकी बात करता है? वर्कर एंड चाइल्ड हेल्थ। और आर्टिकल 39 एफ किसकी बात करता है? वो बात करता है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या है? हम चिल्ड्रन को हमें अपॉर्चुनिटी देनी, फैसिलिटी देनी है इन अ हेल्दी मैनर, जिससे कि जो है चाइल्ड की हेल्थ डिग्निटी प्रोटेक्ट हो सके, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, इसको ऐड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हमने तीन चार आर्टिकल कवर कर लिए, 36, 37, 38 और 39। अगर हम इसको एक बार रिवाइज कर लें, चार चार करके रिवाइज करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगी, समझ आएगा। आर्टिकल 36 जो है डेफिनेशन देता है स्टेट की, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 37 बताता है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो आप बताएंगे। आर्टिकल 38 तीन दो पार्ट में डिवाइड है, 38(1) और 38(2). ये प्रमोट करता है वेलफेयर स्टेट को, और ये मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज को। और ये किससे ऐड किया गया है? इट इज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39। 39 तक बात हो गई। 39 बहुत लंबा है, इसलिए मैंने बार बार रिवाइज नहीं किया, मैंने शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बता दी। इससे पहले 39 ए वो इसमें है नहीं, वो मैं बता देती हूँ। 39 ए, 39 ए क्या प्रोवाइड करता है? ये बताता है कि स्टेट को प्रोवाइड करना है, स्टेट को प्रोवाइड करना है फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड टू पुअर फॉर सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स, जिससे कि इंश्योर हो सके उनकी जस्टिस। यस, फॉर इंश्योरिंग जस्टिस, जिसकी वजह से हमें क्या प्रोवाइड करना है, स्टेट को क्या प्रोवाइड करना है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है टू द पुअर। ठीक है, आर्टिकल 39 ये बताता है। और ये जो ये चीजें होती है, लाइक ये अल्फाबेट जो ऐड किए जाते हैं, इससे पता लगता है कि इसमें ये ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये किससे ऐड किया गया है? इट एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस अल्फाबेट से मालूम पड़ता है कि इसमें अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना 39 ए की बात कर लिया, हम बात करते हैं 40 की बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, कि हमें ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायत को। तो इसी जो फंड इसी आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए
73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज बनाई गई। ठीक है। आर्टिकल 41 क्या बताता है? आर्टिकल 41 बताता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस। मैं इसको बता देती हूँ। आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। किस केस में मिलेंगी ये चीजें? पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, in case of unemployment, old age sickness, old age sickness and disablement के टाइम पे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस आर्टिकल 41 में बोला गया है। ठीक है। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? आर्टिकल 42 बोलता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन रखना है ऑफ वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ भी देना है। ठीक है। आर्टिकल 42 ये बोलता है कि स्टेट को प्रोविजन बनाना है कि जिससे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फुलफिल हो सके और मैटरनिटी रिलीफ भी देना है। ठीक है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? आर्टिकल 43 बोलता है कि हमें लिविंग वेज प्रोवाइड करना है फॉर द वर्कर्स। मींस स्टेट को एक सिक्योर करना है सारे वर्कर्स को कि एक लिविंग वेज मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, फुल एंजॉयमेंट ऑफ नेचर एंड द सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिले। तो ये स्टेट की क्या है? ड्यूटी है जिससे कि लिविंग वेज मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले। ठीक है। ये सब कुछ इमेजेस के थ्रू भी दिखाया गया है। आर्टिकल 41 वर्क, एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस। और मैंने आर्टिकल 40 बताया पंचायत। ठीक है। आर्टिकल 40, 41, 42, 43 तक देख लिया। ठीक है। 43 में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं 43 ए की। इसमें अमेंडमेंट वाले ज्यादा नहीं दे रखे, मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 43 ए क्या बोलता है? आर्टिकल 43 ए बोलता है कि स्टेट को सिक्योर करना है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। मीन्स जो है वर्कर्स का भी से होना चाहिए मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसको भी ऐड किया गया है। इसको किससे ऐड किया गया है? इसको ऐड किया गया है एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बाद एक और आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बी भी इंक्लूड किया गया। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि हमें प्रमोट करना है, हमें प्रमोट करना है वॉलेंट्री फॉर्मेशन, हमें प्रमोट करना है वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस फंक्शन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी ऐड किया गया है। इसको किससे ऐड किया गया है? इट इज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012। ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, मींस यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 किसकी बात करता है? आर्टिकल 45 बात करता है कि हमें प्रोविजन बनाना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिले टू द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 years। इसको किससे ऐड किया गया है? इट इज एडेड बाय द, इट इज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। आर्टिकल 46 और 47 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 45 हो गया, 46, 44, 45। ठीक है। अगर हम 46 की बात करें तो 46 क्या बोलता है? 46 बताता है कि हमें प्रमोट करना है स्पेशल केयर, स्पेशल केयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST एंड द अदर वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, इनकी स्पेशल केयर को।
ठीक है। और 47 में क्या है, स्टेट की ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, जिससे कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो सके। ये किस में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। अगर हम इन चीजों को अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हैं तो हमारा कितना प्यारा आंसर बन के आएगा। तो यही चीज है, हमें ये बिल्कुल दिमाग में ना रटी होनी चाहिए। 44 का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 का मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, जो है केयर देनी हो, एजुकेशन देनी है बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये भी याद रखना है, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। वहां पे 6 to 11 भी बोल सकता है, बट वो कहीं और लिखा हुआ है, तो वो ईपीएसपी में नहीं लिखा हुआ है। 47 क्या बोलता है, 47 क्या बताता है कि हमें स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है, किसको, वीकर सेक्शंस को, लाइक एससी एंड एसटी। ठीक है। 47 क्या बताता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, जिससे कि हमारी इंप्रूव हो सके पब्लिक हेल्थ। प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मींस अल्कोहल को हमें प्रोहिबिट करना है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज करना ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ठीक है। प्रमोट करना है हमें एनिमल हस्बेंड्री को, किसमें, ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ठीक है। आर्टिकल 3048 क्या ए क्या बताता है, इट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंटल एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। 48 ए क्या बताता है, 48 ए बताता है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, किसका, एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड करना फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये किसके थ्रू एड किया गया है, इट इज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगर मैं बताऊं 48 ए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे बताने पड़ रहे हैं। 48 ए क्या बताते हैं कि प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है हमें, एंड इम्प्रूव द environmental safeguard, environmental safeguard forest and wildlife of the country, wildlife of the country. It is added by the 42nd Amendment Act 1976। ठीक है। ठीक है। 48 ए हो गया, 48 ए। अगर हम बात करें 49 की, 49 क्या बोलता है, इट प्रोटेक्ट, स्टेट की ड्यूटी बनती है कि प्रोटेक्ट करे मॉन्यूमेंट्स एंड द नेशनल हेरिटेज को। इट प्रोटेक्ट्स द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो उसमें, तो उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना है अंडर आर्टिकल 49। 50 क्या बताता है, 50 बोलता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मींस सेपरेट होना चाहिए जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, आर्टिकल 51 बोलता है कि हमें प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये पूछा गया था, लाइक 23 या 24 में पूछा गया, तो 24 या 25 के, नहीं 24 में पूछा गया था, यूपीएससी से प्रीलिम्स 24 में पूछा गया था कि आर्टिकल लाइक सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये किस में दे रखा है, या फिर ये 50 में पूछा गया था। तो ये इसमें यही ऑप्शन दिए गए थे कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है। ये 3 ऑप्शन मुझे याद है और चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर फंडामेंटल ड्यूटीज लगा के आए, बट सिंपल आंसर ये था। तो यही मैं बोलती हूँ कि हमें फोकस के साथ पढ़ना है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज गलत हो जाते हैं। वही चीज है कि हमें कट ऑफ से बहुत नीचे लेके जाती है ये चीजें, यही चीजें हमें से बाहर कर देती हैं, बट वो हमें नहीं करना ना इस बार। हमें इस बार फोड़ के आना है प्रीलिम्स को, कि हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब मैं एक और चीज बता दूं, हमने सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है, आपको बस कुछ नहीं करना, बार बार सुनना है। एक नोट्स बना के रखिए कॉपी में, मतलब एक पेज लीजिए, डबल साइडेड पेज लीजिए, उसमें लिखिए, बस हो गया। उसको सुबह शाम 2-3 बार देखिए और हो जाएगा याद। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें, के लिए कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, लाइक अगर मैं बोलूँ नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बोला था, ये बोला था भाई बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें, इंडिया फेडरलिज्म इज कॉसी फेडरल, इंडिया फेडरलिज्म इज कॉसी फेडरल, ये किसने बोला, ये बोला केसी। ठीक है। अब मैं 2-3 और स्टेटमेंट बता देती हूँ।
थर्ड स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहो, DPSP आर लाइक चेक ऑन बैंक पेबल, DPSP आर लाइक चेक ऑन बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक पेबल पूरी लिख दीजिए, बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक। ये किसने बोला? ये बोला केटी शाह ने, बाय केटी शाह। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। DPSP के बारे में बता चुकी हूँ, DPSP क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। और ये एक तरीके का पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को ये ड्यूटी है कि ये इसको इम्प्लीमेंट करना है। बट फंडामेंटल राइट्स थे जो प्रोहिबिट करते थे गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट को नहीं करना। लाइक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 प्रोहिबिट करता है स्टेट को। ठीक है, और कुछ कुछ फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशंस दिए गए बाय द कोर्ट, वो हम एक वीडियो में मैं एक वीडियो लाऊंगी सेपरेट, जिसमें कि सारे वो कोर्ट्स के जो है जजमेंट्स वगैरह दिए होंगे, और वो सब कुछ एक ही वीडियो में होगा तो फ्लो बनना जाएगा। मैं अलग अलग पढ़ाऊंगी तो वो सब कुछ टूट जाएगा, रिदम टूट जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ाती, बस इतना ही। फंडामेंटल ड्यूटीज भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल वो फंड DPS भी कवर हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करूंगी। तो ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको आप नोट्स बना के अपने अपने पास रखिए और उसको 3 4 बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपका बेटर रिवीजन हो सके। सो टिल देन बाय बाय।